हेलो स्टूडेंट्स, मैं डेविड कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एट ज्ञान क्लासेस में। ये द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट 3 है और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप अभी हमारे चैनल पर जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। चलिए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। ये कुछ 8 कारण लिखे हैं और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे अल्टरनेशनलिज्म, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म, अलायंस सिस्टम जो था, और जो रिवलरीज थी यूरोपियन कंट्रीज के बीच में वो, एंड जो बाल्कन इशू था वो, एंड फ्रैंको जर्मन रिवलरी, एंड जो आर्कड्यूक था, प्रिंस थे हमारे ऑस्ट्रिया हंगरी के, एंड उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है सर्बिया के लोगों के द्वारा वो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। इनमें सबसे पहला कारण था अल्ट्रा नेशनलिस्ट फीलिंग, जो अति राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो। देखिए, जब 19वीं सदी का अंत हुआ तो जैसे जैसे यूरोपीय राज्य स्थापित होने लगे थे तो उन देशों की जो सरकारें थी वो अपने देश की जनता को उकसाने लगी अपने देश को सर्वोच्च पावरफुल बनाने के लिए। सारे राष्ट्र का यही मानना था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि है, ज़्यादा कॉलोनी है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दूसरे देश क्या करेंगे, कुचल देंगे। दूसरी ओर जो कई ग्रुप थे, समुदाय थी, कम्युनिटी थी, जिनकी अपनी अलग भाषा, अलग धर्म था, वो चाहती थी कि उनका अपना एक अलग सेपरेट क्या बने, इंडिपेंडेंट स्टेट बने, जिनमें थे पोलैंड, चेक था, हंगरी थी, स्लाव थे और यहूदी थी। ठीक है, क्योंकि इनका कोई अपना स्वतंत्र राज्य नहीं था तो ये चाहती थी कि ये भी स्वतंत्र हो और ये एक नया स्टेट बनाना चाहती थी। तो ऐसी जो मिडल यूरोप था ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो अति राष्ट्रवाद, अल्टरनेशनलिज्म विचार से प्रेरित थे, और इसका सीधा प्रभाव पड़ा जर्मनी पर, ऑस्ट्रिया पर, रशिया पर एंड टर्की पर। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सेम लैंग्वेज बोलने वाली जो लोग थे वो अलग अलग क्षेत्र पर फैले हुए थे। अगर आप एक एरिया के एक सेम बोल सकते भाषा के आधार पर अगर आप राज्य बनाना चाहते हैं, तो अगर आप किसी देश को अपने हरा करके अपने कब्जे में ले लेते हैं तो आपको वो देश के साथ साथ उस देश में अलग भाषा बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। वैसे आप अगर अलग धर्म वाले कोई राज्य बनाना चाहते हैं तो अगर आप किसी देश को हराते हैं और अपने राज्य पर मिलाते हैं तो आपको उस देश के क्षेत्र के साथ अपने धर्म वाले तो मिल रहे, साथ में उस एरिया में जो धर्म वाले रहते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एक धर्म वाले या फिर एक अलग पर्टिकुलरली भाषा वाले लोगों का एक कंट्री बना सके। जैसे एग्जांपल तौर पे इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, और पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये भावनाएं फैली हुई थी और हर राष्ट्र के लोग यही लगे हुए थे कि एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए, सेम भाषा या सेम धर्म वाला। लेकिन ऐसे करने में बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे मैंने आपने बताया कि सेम भाषा बोलने वाले अलग जगह फैले थे, सेम धर्म वाले भी अलग अलग फैले हुए थे। ठीक है, तो इसके कारण जो यूरोप का जो पॉलिटिक्स था, जो राजनीति था, वो बहुत ही उथल पुथल था। उन जो यूरोप की जितनी कंट्रीज थी उनके पीछे बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुका था, और सभी लोग यही मानते थे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है हमारा क्या, वॉर। इस पूरे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन माना जा रहा था, वॉर, ऐसा लोग मानते थे। तो जो नेशनलिज्म का जो एक जिंग्विस्टिक, जो एक तरीके से संकुचित भावना थी, जो स्वार्थहीनता थी, आर्थिक हित था, कूटनीति थी, इतनी बढ़ गई थी कि इस समय शांति की बात करना ही मूर्खता थी। ठीक है, शांति की बात करना क्या एक तरीके से बेईमानी हो गई थी, बेवकूफ़ी हो गई थी। क्योंकि आप ही सोचे, है ना, कि इतने खराब माहौल में और आप किसी से शांति की बात करें तो शायद बहुत मुश्किल बात होगा। इस समय एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही थी वो था डार्विन का सिद्धांत। देखिए, कई लोग डार्विन के सिद्धांत को नरसंहार के लिए सही मानते थे। जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, कई लोगों को मारा जा रहा है, ठीक है, उन्हें गुलाम बना लिया जा रहा है, तो डार्विन के थ्योरी के साथ उन्होंने जो जीनोसाइड था उसे जस्टिफाई करते थे। ठीक है, जो नरसंहार हो रहा था उसे। डार्विन की थ्योरी आपने
हिस्ट्री में पढ़ी हुई है। डार्विन की थ्योरी कहता है कि जो संघर्ष करता है, जो विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करता है, वही बचता है, उसी का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात लोग ये समझने लगे थे कि अगर अपने आप को बचाना है तो कमजोर राष्ट्र पर या शासन करो या उन्हें खत्म कर दो, ठीक है। अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ये कहकर लोग युद्ध करने लगे, और जो युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार होता था उसे भी मानने लगे कि ये तो करना ही होगा, ठीक है। अगर हमको अपने अस्तित्व बचाना है तो हमें युद्ध करना होगा, ठीक है। उसमें जो मानवता की भावना वो खत्म ही कर दिया गया था, कोई नैतिक मूल्य ही नहीं बचा हुआ था। इसीलिए इस डार्विन थ्योरी को लेकर के जितना भी चाहे सैनिक बल हो, ठीक, जितना भी चाहे सैनिक फोर्स हो, उसका प्रयोग करने से कोई डरता ही नहीं था। अब अगर सोचो, अगर सभी राष्ट्र के लोग यही मानने को तैयार हो कि अगर संसार हमारे लिए है, हम ही सारी दुनिया पर राज करना है, ठीक है, अपने धर्म, अपनी ही सभ्यता का प्रचार करना है, अपने लोगों को बचा के रखना है, तो युद्ध तो होगा ही होगा, है ना। युद्ध तो होगा ही होगा, युद्ध से बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता। और इस अति राष्ट्रवाद की फीलिंग को सबसे ज्यादा बढ़ाया न्यूज़पेपर ने, क्योंकि उस समय टेलीविजन तो थी नहीं, ये 1914 का टाइम है, और 1920 के आसपास टेलीविजन का एक तरीके से बनाया गया था उसे, टेलीविजन को। तो न्यूज़पेपर ने अपना काम बढ़ चढ़ कर किया, ठीक है। वो जनता को एकत्र करती थी, एकदम भड़काऊ न्यूज़ छापा करती थी, और जनता को युद्ध में योगदान देने की बात कहती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय सभी देश के समाचार पत्रों ने एकदम वायलेंट, उग्र राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे जनता और ज्यादा क्या हो जाए, वायलेंट हो जाए, और ज्यादा उग्र हो जाए। और अगर ज्यादा उग्र हो जाएगी तो क्या होगा, युद्ध करना होगा, और फिर तो शांति वार्ता खत्म, शांति समझौता हो ही नहीं सकती। तो ये काम किया समाचार पत्र ने, क्योंकि समाचार पत्र भी कहीं ना कहीं सरकार के इन्फ्लुएंस में था। और समाचार पत्र एक तरीके से जो राष्ट्रवाद की, अति राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कहना सही नहीं होगा, अति राष्ट्रवाद में सबको भड़का रही थी। जैसे एग्जांपल तौर पे, जैसे आपने देखा होगा कई बार हिंदी, इंडिया के जो न्यूज़पेपर हैं वो किसी दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल लीडर या दूसरी कंट्री की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करती है, और नॉर्मल होता है। और ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज कर दी तो देश हमला करना चालू, हाँ, तो ऐसा नहीं। लेकिन उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था कि ब्रिटेन का एक अखबार था, उसने जो किंग थे जर्मनी के, केसर विलियम द्वितीय, उसकी जो पॉलिसी थी उसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज किया उसे। तो जर्मनी की जनता इंग्लैंड को अपना शत्रु मानने लग गई, है ना, समझ रहे हो ना। क्योंकि जर्मनी अपने लोगों को इतना ज्यादा अति राष्ट्रवाद, देशभक्ति में उग्र कर चुका था कि अगर कोई उनकी देश के बारे में थोड़ा सा भी कहेगा तो उसे अपना शत्रु मान लेंगे। तो ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ा था किसने, समाचार पत्र ने। इसीलिए अगर आप कभी न्यूज़ देखते हैं तो उसमें कोई ऐसा भड़काऊ न्यूज़ चल रहा हो तो तत्काल उसे हटा दें, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी ऐसा आजकल बहुत सारे खबरें छपती रहती है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने ये कह दिया, वो कह दिया, उससे युद्ध करो, उसे खत्म कर दो, ठीक है ना, उड़ा दो उसे, ये बात चलते रहता है। तो यही कारण है। देखिए, इसका मेन कारण आपको अभी आगे बताऊंगा, इससे फायदा क्या होता है। और यही ये न्यूज़पेपर के कारण ही, उस समय न्यूज़पेपर के कारण ही जो सर्बिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या की थी, यही कारण था, समाचार पत्र। क्योंकि समाचार पत्र दोनों देशों के एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखा करते थे। इसी कारण दोनों देश की जनता में क्या हो गया, एक तरीके से दुश्मनी बढ़ गई। और फिर सर्बिया वालों ने ऑस्ट्रिया के साथ क्या किया आपको पता ही है। दूसरा कारण आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा कारण था, ये एक न्यूज़पेपर है, इसको देख सकते हैं, और कैसे पूरे आह्वान कर रही है कि अपने देश के जो लोग हैं वो सपोर्ट करें देश को उस युद्ध में। और ऐसे ही सभी देश में चल रहा था। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, नेट में सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा कैसे वो अति राष्ट्रवाद को बढ़ा रहे थे उस समय।
ऐसे ऐसे न्यूज़ छाप रहे थे ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा आर्मी में आकर के भर्ती हो जाएं। चलिए अगले बात पता करते हैं, अगले कारण। अगला कारण हमारा मिलिट्रियलिज्म, जो आपको और ज़्यादा डिटेल में इस पॉइंट को समझने में मदद करेगा। देखिए, मिलिट्रियलिज्म बढ़ने का कारण अल्ट्रा नेशनलिज्म ही था। अल्ट्रा नेशनलिज्म के चलते जो रिजल्ट उत्पन्न हुआ वो था सैन्यवाद, मिलिट्रियलिज्म, है ना। अब आर्मी इस बात पर फोकस करने लगी कि कैसे अपनी सेना को बढ़ाया जाए, कैसे अपनी सेना को लेटेस्ट वेपन से लैस किया जाए। और वो सिर्फ यहीं पर ही सीमित नहीं थे, वो एक तरीके से ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर रहे थे कि एक ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा अनुशासन बना रहे थे। देखिए, मिलिट्री में एक अनुशासन होता है कि मिलिट्री का हेड अगर जो कहेगा, उनके जो सैनिक रहेंगे वो बात को मानेंगे, ठीक है, उस बात को मानेंगे। तो वैसे ही डिसिप्लिन को लेकर के एक आइडियोलॉजी क्रिएट की जा रही थी कि जो कहेंगे ऑफिसर्स, जो कहेंगे स्टेट के हेड, जो कहेंगे, जो पॉलिसी बनाएंगे उससे बिना किसी क्वेश्चनिंग के वो मान लेंगे। और जब कोई देश की जनता बिना अपने देश की पॉलिसी को के बारे में क्वेश्चन किए और उसे मान लेती है, तो यहीं पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, डेमोक्रेसी कहता है कि आप अपने देश के जो लीडर है उनसे क्वेश्चन करें, बात करें, पॉलिसीज के बारे में पूछे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिसी देश या देश की जनता के खिलाफ है तो आप उस पर क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, क्वेश्चन उठाएं। लेकिन अल्टरनेशनलिज्म देशभक्ति की बात करके, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर आप कोई नेता अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहा है और अगर कोई पॉलिसी के बारे में पूछता है तो उस समय नेता देशभक्ति, राष्ट्रवाद की बात कह करके, सेना की बात करके आपको उस पॉलिसी को मानने को कहता है कि देश के लिए जरूरी है ना, एकदम देशभक्ति मुलझा करके, तो आप बिल्कुल भी उस बात को ना माने। अगर क्योंकि वो अगर आपको दिख रहा है कि वो देश के विरुद्ध और आप जनता के विरुद्ध है, तो बिल्कुल भी नहीं। और ये होता है, रियलिटी में ऐसा होता है। आज भी कई अगर न्यूज़ में देखोगे ना, अगर कोई पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट, तो अगर आप उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हो तो गवर्नमेंट सेना की बात करने लगती है और अल्ट्रा एक तरीके से आपको देशभक्ति में उलझा देती है और आप उस पॉलिसी को छोड़ करके देश की बातों में, एक तरीके से देशभक्ति वाली फीलिंग में आप उस पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते, है ना। और इससे ये जो क्लाइमेट बन जाता है वो किसे सूट करता है? जो मिलिट्री रूलर होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको सूट करता है। ठीक है, अगर मिलिट्री की बात करें, इन शॉर्ट में इसकी बात करें, दो एक तरीके से पक्ष होते हैं सैन्यवाद के, मिलिट्रिज्म के दो पक्ष की बात करें। पहला एक होता है, इससे एक फायदा होता है, सेना अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाता है और शस्त्र जो है, इक्विपमेंट है, वेपन है, उसको उसके जो एक तरीके से अंबार बढ़ाना चालू कर देता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो लोग होते हैं देश के, वो स्टेट की पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन नहीं करते और उसे आंख बंद करे या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में इसका फायदा उठाते हैं कौन? मैन्युफैक्चरर, जो कारखाने के लोग हैं, जो उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कारखाने के जो प्रमुख लोग हैं। ठीक है, तो जो व्यापारी हैं वो इस समय किस पर लगे हुए थे? एक तरीके से बोला जाए इन्वेस्ट कर रहे थे आर्मामेंट्स में, ठीक है, नए नए शस्त्र बनाने में, इस सब चीज में, ताकि अगर युद्ध होगा तो क्या होगा? युद्ध होगा तो उनका सामान बिकेगा और वो ज़्यादा धनी हो जाएंगे। क्योंकि देखना, ज़्यादातर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, अगर युद्ध हो रहा हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर युद्ध की अगर पॉलिसी बन रही है, युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, जो युद्ध का सामान बनाते हैं, उन्हीं फायदा होगा। क्योंकि युद्ध में तो भाई ऐसा नहीं है कि गेहूं फेंक के मार दे रहे हैं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, तीर धनुष के दिन खत्म हो गया। तो वो जो हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा, तो वो इंजॉय कर रही होती है, वो और राष्ट्रवाद को बढ़ा रही होती है, ठीक है, और वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल बढ़ा देती है, ये सब चीज में। वही बात करते हैं, देखिए, अगर एक तरफ वॉर वाले सीन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो एंटी वॉर
सेंटिमेंट्स थे वो भी बढ़ रहे थे। मतलब वॉर के खिलाफ जो एक तरीके से वॉर के खिलाफ भी लोग बात कर रहे थे। ठीक है, युद्ध ना करना पड़े इसके ही पक्ष में बहुत सारे लोग थे, जैसे लेबर मूवमेंट थे एंड वुमेन राइट्स मूवमेंट थे। ये थी, देखिए लेबर मूवमेंट, वुमेन राइट्स मूवमेंट क्यों एंटी वॉर थे? लेबर जो थे, क्योंकि वॉर के समय ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करना पड़ता था, कम सैलरी उतनी दी जाती थी लेकिन काम ज़्यादा करना पड़ता था। ठीक है, छुट्टियां भी कम होती थी, और अगर वो ज़्यादा काम करे तो उनको जब वेतन ज़्यादा नहीं मिल रहा तो लेबर लोग भी रास्ते में उतर गए कि आप गलत है और इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इससे उद्योगपति तो कमा रहे हैं लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, और हमारा सोशल का जो स्ट्रक्चर वो भी बिगड़ रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और वुमन, क्योंकि युद्ध का वुमन के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वॉर में लड़ने वाले कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, मैन होते हैं। तो जो मेन दुख है वो झेलना पड़ता है किसे? महिलाओं को। ठीक है, वो विधवा हो जाती है, उनके पास खाने का कोई साधन नहीं होता, क्योंकि पुराने समय में महिलाओं को वैसे ही बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो काम कर सके, कुछ कर सके। तो अगर घर का कमाने वाला ही खत्म हो जाए तो फिर कितना परेशानी होगा वो वुमन जानती थी। इसलिए वुमन राइट मूवमेंट शुरू होने लगा जो वॉर को अपोज करती थी। ठीक है, ये सब जो वॉर वाले जितने भी मूवमेंट हैं उसको अपोज करती थी। एंड वो कहती थी कि जो ये सब पॉलिसीज बन रही है इसको फायदा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को हो रहा है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी को फायदा हो रहा है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। और रियलिटी में देखा जाए युद्ध से वाकई में किसी को फायदा नहीं होता। ठीक है, तो जो पॉलिसीज बन रही थी उस समय महिलाएं कह रही थी कि जो पॉलिसीज बन रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सिर्फ उसी को फायदा हो रहा है और जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ज्यादातर जो एंटी वॉर एक तरीके से बना हुआ था उसके कुछ बहुत सारे प्रमुख थे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर बताया जाए, हमारा जर्मनी के कार्ल लाइबनेट थे, पोलैंड के राजा लक्जमबर्ग थे, रूस के लेनिन थे, ब्रिटेन की सिल्विया पैखस्टर कोई थी, वो थी। ये सब जो थे युद्ध के खिलाफ बोल रहे थे कि युद्ध सही नहीं है, युद्ध ही हल नहीं है। और लेकिन 1914 तक लोग कोई बात माना नहीं और फाइनली युद्ध हो गया। और युद्ध होने के बाद जब लाखों लोग, हजारों की तादाद में, लाखों हजारों की तादाद में लोग मरने लगे, अपाहिज होने लगे, ठीक है, और घर लौटने लगे अपाहिज होकर के, तब जाकर के युद्ध की असलियत सामने आई कि यार युद्ध में तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इससे लोग समझे। और जो पहले अल्टरनेशनलिज्म के चलते ज़्यादा मिलिट्री में भर्ती हो रहे थे, युद्ध कर रहे थे, युद्ध के साथ नहीं, हाँ युद्ध लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को उड़ा दो, युद्ध लड़ो, ठीक है, तो जो इसके अपोजिट इम्पैक्ट थे, जब वो देखने के बाद लोग और ज़्यादा युद्ध के विरोध करने लगे। तो जो विरोधी सुर थे वो क्या होने लगी? तेज होने लगी, है ना। तो ऐसा हुआ। वही अगला बात करें इंपीरियलिज्म की बात करें तो क्षेत्र विस्तार, है ना। कोई भी देश अगर पावरफुल बनना चाहता है, जैसे आपको पिछले बार बताया कि पावरफुल बनने के लिए उसको कॉलोनी एरिया बढ़ाना है, ठीक है, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए तो कॉलोनी बनाना है। तो जो इंपीरियलिज्म था ये कहीं ना कहीं दूसरों को हरा कर जगह कैप्चर करने वाला सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पीछे से चलते हुए आ रहा है और वो भी बढ़ने लगा था। और वही चौथी बात करें हमारा अलायंस सिस्टम की। अलायंस सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कैसे कॉम्प्लेक्स एक तरीके से गठबंधन बना हुआ था वो देशों के बीच में, और कैसे एक डर का माहौल बन गया था। अगर कोई दो देश किसी देश के खिलाफ अगर समझौता कर ले तो वो देश डर जाता था, डर के मारे वो भी क्या करता था, किसी और से समझौता करता था, ट्रीटी करता था, ठीक है। और इसी के तहत लोग दो भागों में बढ़ जाते थे, एक ट्रिपल एंटिटी, एक ट्रिपल अलायंस, है ना। और यही कारण होता है जब कोई दो कम्युनिटी, कोई दो रिलीजन या कोई एरिया में लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, तो यही कारण होता है वो अपने हर छोटे से छोटे, अगर वो छोटा छोटा कुछ भी करता तो उसे अपोज करने लगते हैं, ठीक है। और जब यही चीज़ नहीं हुआ रहता था तो पहले लोग एक साथ रहा करते थे। तो यही कहानी है। तो जब भी कभी कोई ऐसा बने
कोई भी ऐसा अगर मूवमेंट बनता है तो कभी हमको क्या नहीं करना चाहिए, ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग खेलने वाला है ना, इसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, कभी हमें ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर के ही चलना चाहिए। किसी अगर खासकर जब वो एक तरीके से कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सामाजिक इवेंट हो तब। एंड अगला पांचवा की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के बीच में जो रिवेलरीज थी, एक तरीके से जो कंपटीशन चल रहा था आर्मामेंट्स को लेकर के, मिलिट्रिज्म को लेकर के। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीके हैं, जैसे बताया मैं, कॉलोनी को लेकर के, ठीक है, इंपीरियलिज्म को लेकर के। तो एक तरीके से उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। ठीक है, तो यही कारण था जो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक तरीके से बोल सकते हैं प्लॉट तैयार करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए। वही बात करते हैं बाल्कन इशू। देखिए बाल्कन इशू क्या था, ये बाल्कन इशू को हम डिटेल में समझते हैं और ये महत्वपूर्ण है। देखिए बाल्कन एक तरीके से बात करें साउथ ईस्ट जो यूरोप है उनकी कंट्रीज है, और ये जब 1914 के समय ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल थी, अस्थिर थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अस्थिर थी। यहाँ के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की कॉलोनी थे, और यहाँ के लोग चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो, हमें भी बहुत सारे राइट्स मिले। और इस बाल्कन कंट्रीज पर अधिकार करने के लिए ऑलरेडी ही 2 बार युद्ध हो चुकी थी। 1912 और 1913 में कई बार युद्ध हुए हैं यहाँ पर। और जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए बाल्कन जो कंट्रीज कौन कौन है, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, ग्रीस, अल्बानिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये एंड स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, ये सभी जो कंट्रीज है ये बाल्कन कंट्रीज है। और यहाँ के लोग को कहते थे स्लाव्स कहा जाता था। एंड देखिए ये जो बाल्कन इशू है ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और ठीक है, जो बाल्कन के लोग थे उनका मानना था कि वो पहले स्वतंत्र थे और अभी उन्हें गुलाम बना दिया गया है अपना, और अब इतनी स्वतंत्रता इनको नहीं है। तो ये चाहते थे हमेशा से कि ये स्वतंत्र हो, ठीक है, इन्हें अपना अधिकार मिले, ठीक है, अपना राज्य रहे। लेकिन वही बात करें हमारा क्या कि ये जो बाल्कन स्टेट थे यहाँ पर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज अपना अधिकार चाहती थी। कारण क्या था, देखिए मैक्सिमम ऑफ जो एरिया है उस पर अधिकार किसका था, ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का मैक्सिमम ऑफ कंट्रीज पे क्या थी, एरिया पर उनका अधिकार था ऑटोमन एम्पायर का। और रशिया भी चाहती थी कुछ अधिकार इसका भी हो, ऑस्ट्रिया हंगरी भी चाहती थी, सर्बिया भी चाहती थी। अब देखिए कारण क्या हुआ था, जैसे यहाँ पर ये बोस्निया दिख रहा है, बोस्निया ऑटोमन एम्पायर का इस पर क्या था, अधिकार था। और सर्बिया क्या किया करती थी, इसे इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए बोस्निया के लोगों को सपोर्ट करती थी। और फाइनली सर्बिया के सपोर्ट से बोस्निया अलग होकर के ऑटोमन एम्पायर से एक नया कंट्री बन जाती है, जिसके चलते टर्की सर्बिया से एक तरह से कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ था। और ऐसी सभी ये लोग इस बाल्कन जो कंट्रीज हैं उस पर अपना अधिकार चाहते थे, और बाल्कन चाहते थे कि वो स्वतंत्र हो, वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो इसी के चलते ये जो बाल्कन इशू है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं कारण बना। वही बात करते हैं अगले कारण की, फ्रैंको जर्मन रिवेलरी, उनके बीच में जो कंपटीशन चल रहा था उसके बीच में जो एक तरीके से बात चल रही थी, क्योंकि आपको पता होगा 1871 में जर्मनी ने फ्रांस और पोलैंड पर आक्रमण कर लिया। फ्रांस के अल्सास और लॉरेन नामक क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया, है नहीं वो हमारा। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी एक तरीके से जो चल रही थी कंपटीशन था, उनके बीच में जो एक तरीके से बदला लेने की भावनाएं थी वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनी। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो एक तरीके से करेंटली जो एक तरीके से बोला जा सके आग भड़काने का काम किया, वो था प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया आर्कड्यूक की हत्या।
और उनकी पत्नी की भी। तो जब इनकी हत्या होती है तो कहीं ना कहीं इनके बीच का जो आग था वो बढ़ जाता है और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप धारण कर लेता है। और आपको फिर पता है कैसे ये बहुत ही भयावह हुआ और कई लाखों लोग इसमें मारे गए, बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हुए। और बिल्कुल दोबारा ऐसा युद्ध ना हो सभी चाहते, पर परंतु दूसरा विश्व युद्ध हो गया, उसके बारे में बात करेंगे, पहले प्रथम विश्व युद्ध हो जाए।